तो ये गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब अपने थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर थर्ड को अगेन एक बार ज़रा बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियस जो थर्ड हमारा लेक्चर था उसमें थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी तो बच्चों को बहुत क्लियर दिख नहीं रहा था। तो बच्चों ने डिमांड किया था कि सर आप थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को मिला करके एक या दो वीडियो में अगेन ज़रा फिर से आप हमें सेंड कर दें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत क्लियर दिख नहीं रहा है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। तो थोड़ा फ्रेश हमने इस वीडियो को डालने का कोशिश किया है। तो समझिएगा, टॉपिक हमारा वही है, लेक्चर थर्ड थर्मोडायनामिक्स, पीवी टाइप वर्क डन, मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन की हम बात कर रहे हैं। अब हम देखिए कि अभी हम आगे आपको बताएंगे कि पीवी टाइप जो है वो हमारा वर्क डन क्यों कहलाता है, वो अभी बात की बात है। पहले यहाँ पर आ जाइए। तो हमने पीवी टाइप वर्क डन को दो स्टेप्स में डिवाइड किया है। एक हमने कहा है कि अगर वर्क टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, मतलब यहाँ पर पिस्टन है और फाइनली इसको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, पिस्टन एक ही बार में ऊपर चला गया। क्लियर? यह तभी होगा जब एक्सटर्नल प्रेशर का मैग्नीट्यूड गैस के इंटरनल प्रेशर से काफ़ी कम हो। मतलब अगर गैस का एक्सपांसन हो रहा है और वो सडन पिस्टन अपने फाइनल पोजीशन पे आ जाए, तो जो गैस के पिस्टन पर लगने वाला प्रेशर है वो गैस के प्रेशर से ऑब्वियस सी बात है कम होगा, तभी पिस्टन सडन एक ही बार में ऊपर चला जाएगा। अर्लियर आपने पढ़ा था कि दे आर कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो हमने दे दिया है इरिवर्सिबल है। फिर हमने कहा कि वॉक टेक्स प्लेस इन अ मल्टीपल स्टेप्स। ये इनिशियल स्टेज था, ये फाइनल स्टेज था। आप एक एक कर एक एक कर एक एक कर यहाँ ला रहे हो, फाइनली जाना वही है, लेकिन इसमें आपने नंबर ऑफ स्टेप्स में उस जो फाइनल वॉल्यूम है उसको अप्रोच किया है। अर्लियर बताया हुआ था कि दिस वन इज योर रिवर्सिबल प्रोसेस, यहीं से हमारी वर्क मैक्सिमम आती है। ये सारा कुछ हमारा अर्लियर डिस्कस्ड है, वही चीज़ हमने आपको कहा है। अब हम जरा अपनी इन बातों को कि वर्क्स टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप एंड वर्क्स टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स, इसको हमने डायग्राम से समझाने की कोशिश किया है। तो ये हमारा एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस लिया हुआ है, गैस का प्रेशर पी ऑफ गैस है। ये हमारा पिस्टन यहाँ फाइनली है, जिसको भी इनिशियल बोला गया। फाइनली पिस्टन को यहाँ जाना है। आपने कहा कि दिस वन इज योर वी फाइनल सर्टेन, एक ही बार में पिस्टन यहाँ मूव हो रहा है। आपने कहा कि दिस वन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, लेकिन ये पिस्टन जाने के हमने नंबर ऑफ स्टेप्स ये ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है, जा वहीं रहा है पिस्टन। इन्हीं चीज़ों को हमने अर्लियर आपको बताया था, अभी हम डेराइव करेंगे। लेकिन चूंकि हमारा ये वीडियो अर्लियर था, उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ से जो हम लोग वर्क डन निकालते थे वो हमारा पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी आता था, और इसमें जब हम लोग वर्क डन निकालते थे तो हमारा आता था एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। अभी हम डेराइव करेंगे उन चीज़ों को। उससे पहले हम ज़रा आपको बता दें कि पीवी जो है वो हमारा वर्क डन क्यों होता है। या बच्चे बोलते हैं कि सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, तो क्या एनआरटी भी हमारा वर्क डन होता है क्या? तो हम बताएंगे कि यस, अगर आपका पीवी वर्क डन है तो एनआरटी भी वर्क डन है। बच्चा बोलेगा कि सर पीवी हमारा वर्क डन कैसे हो गया? तो हमने कहा कि आप यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स में पढ़े हुईएगा कि पी इंटू वी का जो हमारा यूनिट आता है वो हमारा वर्क का यूनिट होता है। क्लियर? क्योंकि वर्क हमारा क्या है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने क्या बताया कि वर्क हमारा जो एक्चुअली है वो हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर। और अगर आप पीवी का यूनिट देखो तो प्रेशर आप पढ़े हुईएगा फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। या भी आपका न्यूटन मीटर आ रहा है, मतलब ये कंफर्म है कि हमारा जो पी इंटू वी होता है वो हमारा वर्क डन होता है। ये हमने यूनिट से प्रूफ कर दिया आपको। अब हम लोग ज़रा अपने इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेसेस में जो हम लोगों ने वर्क का डेरिवेशन किया था उनको ज़रा हम एक बार पहले आपको बता दें क्या हमारा आया था, फिर हम लोग उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। अब आइए हम लोग अपने इरिवर्सिबल प्रोसेस वाले उसी डायग्राम पे आते हैं जो अभी जस्ट हमने आपको क्लास के स्टार्टिंग में समझाया था। वही हमारा ये बना हुआ है। इनिशियली पिस्टन हमारा यहाँ है, पी ऑफ गैस ऑपरेट हो रहा है, पिस्टन बी फाइनल तक गया एक ही बार में। पिस्टन पर जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो पी एक्सटर्नल लग रहा है। हम लोगों को पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक, मतलब दिस वन इज अ केस ऑफ एक्सपांसन ऑफ अ गैस। गैस हमारा एक्सपांड हो रहा है क्योंकि हमारा पिस्टन अपवर्ड्स आ रहा है। क्लियर है? तो पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क करना पड़ा वो वर्क आखिर उसने कितना परफॉर्म किया है, तो उस वर्क को जब हम लोग निकाले तो हम लोग वर्क के अपने जो फॉर्मूला को जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाया हमने। आगे आपको पता है कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स जो है वो हमारा प्रेशर इनटू एरिया आ गया।
डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड था, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड हो गया, प्रेशर। अब बच्चे के पास प्रॉब्लम आई कि सर कौन सा प्रेशर, गैस का प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर। तो वैसे भी अगर आप यहाँ पर आ जाइए तो इस गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन अपवर्ड मूव करता रहेगा तो नीचे का वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर नीचे का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कमेगा, अल्टीमेट पिस्टन आपका यहाँ रुक रहा है। इसका मतलब है कि उस मोमेंट पर जो गैस का इंटरनल प्रेशर होगा वो भी एक्सटर्नल प्रेशर के ही बराबर होगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि हमने आपको बताया था कि हम लोग जो वर्क परफॉर्म करते हैं वो एक्चुअली अपोजिंग मेन फैक्टर होता है, अपोज करने वाला कितना पावरफुल है। तो अपोजिंग जो यहाँ हमारा प्रेशर है वो पी एक्सटर्नल है, क्योंकि गैस एक्सपैंड होना चाह रहा है और ये मतलब गैस की एक्सपैंड होने की टेंडेंसी है और पिस्टन डाउनवर्ड आएगा एमजी फोर्स के कारण, तो पिस्टन अपोज करेगा उन चीज़ को। तो ये प्रेशर अपोजिंग है, तो पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया कौन सा, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे, सपोज यहाँ से आप नीचे वाले से अपवर्ड जा रहे हो, तो आप ये पूरा एरिया कवर कर रहे हो ना, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो वो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो दिस एरिया इंटू ये जितना डिस्प्लेस हुआ है वो तो आपका चेंज इन वॉल्यूम ही आएगा ना, डेल वी। तो हमने वही कहा कि पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, और डेल वी हमारा है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये हमारा वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आता है। क्लियर है? अर्लियर हमने बताया हुआ था, मतलब इसे आपको याद रखना है। फिर आगे यहीं से हमने एक साइन कन्वेंशन बताया था कि अगर सिस्टम वर्क कर रहा हो, अगर सिस्टम वर्क कर रहा हो, जैसे यहाँ गैस एक्सपांड हो रहा है तो मतलब गैस वर्क कर रहा है, तो वर्क नेगेटिव आता है, और अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव होता है। हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, साइन बाद में यूज करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग जरा अपने इरिवर्सिबल प्रोसेस पे आ जाए कि इरिवर्सिबल को हम लोग कैसे फॉर्मूला वाइज समझते हैं। तो आइए जरा देखें उसे। अब आइए आते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस पे। हमने आपको बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल और पी ऑफ गैस में बहुत कम अंतर होता है, मतलब जो उनका मैग्नीट्यूड है वो अप्रॉक्स इक्वल होते हैं। दैट इज़ भाई हमने एज्यूम कर लिया कि भाई वो जो डिफरेंस है इन दोनों के प्रेशर का वो काफ़ी स्मॉल है, डीपी है, मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है। चूँकि एक्सपांसन ऑफ गैस हो रहा है तो हमारा पी ऑफ गैस बड़ा होगा पी ऑफ एक्सटर्नल से। ये सारी चीज़ें बताई हुई है कि ये हर स्टेज पे इक्विलिब्रियम पे होता है। आप सेकेंड लेक्चर में देख लेना, वो सारा चीज़ क्लियर है वहाँ पर। तो हमने मान लिया कि पी ऑफ गैस माइनस पी ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी, वर्क का हमारा फॉर्मूला था, वर्क इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल पी। अब हमने कहा कि ये तो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, तो हम लोग एक काम करें कि एक स्टेप का वर्क निकाल कर और यहाँ से यहाँ तक अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हमारा टोटल वर्क डन ही आ जाएगा क्या? तो हमने वही काम किया है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ऑफ गैस माइनस डी पी इंटू डी वी। डी वी हमारा जो एक स्टेप ये मूव हुआ है, तो जो ये स्मॉल काफ़ी छोटा सा हमारा वॉल्यूम चेंज हुआ है उसको हमने डी वी का नाम दिया है। क्लियर है? अब हमने कहा कि डी डब्ल्यू हमारा वर्क इन सिंगल स्टेप है। अब डी पी इंटू डी वी को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, दो छोटे चीज़ों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, हमने नेग्लेक्ट कर दिया। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब पी ऑफ गैस आइडियल गैस अगर हमारा है तो इन आर टी बाई वी इंटू डी वी। यहाँ से आपने ये चीज़ निकाल लिया। यही जब आप फॉर्मूला, फाइनल फार्मूला हम लिख नहीं रहे हैं, वही जब आप निकालते हो तो वर्क इज इक्वल टू हमारा आता है एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। अगर आइडियल गैस है तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू होता है, तो वी फाइनल बाई वी इनिशियल हमारा पी इनिशियल बाई पी फाइनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम सिर्फ इसे हटाकर, बहुत तेज़ी में, हमने पहले ही आपको कहा था कि वो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमने टाइम लेकर के पूरा बताया था, सिर्फ वहाँ थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी, कॉन्सेप्ट हमने पूरा वहाँ समझा दिया था, तो इसलिए थोड़ा तेज़ी से हम समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो फाइनल जो हमारा वर्क का फॉर्मूला आया था वो हमारा था वर्क इज इक्वल टू, जब आप लॉग की टर्म में एक्सप्रेस करते थे तो 2.303 एन आर टी लॉग वी फाइनल बाई वी इनिशियल, और यही P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। तो अगर आप प्रेशर की टर्म में एक्सप्रेस करो तो 2.303 एन आर टी लॉग इनिशियल। क्लियर है? यहाँ तक की बात है। अब दो तीन बातें हमने आपको बताया था। जैसे पहली बात हमने बताया कि बच्चों के पास ये दो फॉर्मूला आ जाता है वर्क का, तो बच्चों के पास सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि सर हम किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में आखिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो हमने पहली चीज़ आपको बताया था कि ये वाला हमारा ऊपर वाला जो वर्क का फॉर्मूला है वो एक्चुअली इरिवर्सिबल का है।
और नीचे वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो रिवर्सिबल प्रोसेस का है। तो दो तरीका है, या तो न्यूमेरिकल में वो लिख दे, पता है कि कैलकुलेट वर्क डन रिवर्सिबली, कैलकुलेट वर्क डन इरिवर्सिबली, और वर्क का फॉर्मूला पाथ डिपेंडेंट है, दैट इज वाई किस प्रोसेस से आप मेजर कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मतलब पता होना चाहिए कि हमें वर्क रिवर्सिबली निकालना है या हमें वर्क इरिवर्सिबली निकालना है। जैसे अगर दे दिया कि वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वर्क डन, तो मैक्सिमम वर्क डन रिवर्सिबल में आता है तो आप रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगाओ। सेकेंड बात, एक तो न्यूमेरिकल में वो दिया हुआ है दो बातें कि फाइंड मैक्सिमम वर्क डन, तो आपको पता लग गया, या फाइंड वर्क रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली पता लग गया। अब सर ऐसी अगर कोई बात नहीं है तो आप एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस के अमंग का डिफरेंस देखो। अगर ये डिफरेंस बहुत बड़ा है तो वर्क डन इरिवर्सिबली होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब मान लीजिए कि एक 10 पास्कल का है और दूसरा 9 पास्कल का है, तो आपको रिवर्सिबली वर्क डन निकालना है। क्लियर? तो मतलब आप न्यूमेरिकल और डेटा देखकर ये डिसाइड करोगे कि हमें वर्क निकालना किससे है, रिवर्सिबल प्रोसेस से निकालना है कि इरिवर्सिबल से निकालना है। बड़ा सा है। फिर हमने सेकेंड आपको वहाँ बताया होगा वर्क का साइन कॉन्वेंशन, कि अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम आप कर रहे हो तो ऑन द सिस्टम तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर वर्क बाय द सिस्टम हो रहा है तो ये हमारा नेगेटिव होगा। आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को याद रखें। साइन बाद में, पहले जो है आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद साइन के बारे में सोचना है कि किस तरीके का साइन नेगेटिव लगेगा या पॉजिटिव लगेगा। तो ये हमारा वर्क से रिलेटेड सारा फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल आएंगे आगे, फिर वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब हम लोग रिवर्सिबल कब इरिवर्सिबल का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? ये तो हमारा एक पार्ट था। अब इसके बाद का जो हमारा फोर्थ थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर था, हम उसको यहीं पर ऐड कर रहे हैं, और वो हमारा था इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड। तो आइए ज़रा अब हम अपने इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, समझिएगा। हमने आपको अर्लियर भी बताया था कि एक्चुअल थर्मोडायनामिक्स हमारे यहीं से स्टार्ट होता है। ये एक थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी है इंटरनल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब आगे अब इसका यूज़ होना है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से फैमिलियर नहीं होते, बस एक डेफिनेशन उनको लर्न होता है। तो हम लोग ज़रा कोशिश करेंगे इंटरनल एनर्जी को समझने का कि ये होता क्या है। तो जैसा डेफिनेशन आपने अर्लियर पढ़ा होगा कि भाई इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी है। बिल्कुल सही बात है कि ये जितने टाइप्स ऑफ एनर्जी है उनका समेशन है। हम लोग अब उन चीज़ों को वहीं छोड़ते हैं और थोड़ा साइंस को और पीछे लेकर के आते हैं। तो हमने कहा कि भाई हम लोग मैटर से स्टार्ट होते हैं, बातों को सुनना। हम मैटर से स्टार्ट हो रहे हैं, मैटर अर्लियर आपने पढ़ा हुआ है। और हम करते क्या है, जब मैटर पे आते हैं तो मैटर का क्लासिफिकेशन सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्सेट्राज है। लेकिन हम जब मैटर पे आते हैं तो हम दो चीज़ों पे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक पहला पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम लोग mgh की बात नहीं करते। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो तो मोशन है ही। क्लियर है? मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड विद मोशन। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब उन्हीं चीज़ों को हमने लिखा है कि हम अपने मैटर पे आए हैं, मैटर को हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्लासीफाई कर लिया। मतलब दे कंटेन टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हमने कहा कि भाई ये हमारा mgh नहीं है, ये हमारा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है। याद रखिएगा, नॉट mgh। फिजिक्स में हो सकता है, यहाँ हम लोग नहीं लेते। काइनेटिक एनर्जी मोशन है हमारा, और ये टेम्परेचर रिलेटेड होता है। पढ़ा जाए आगे। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर फर्दर आते हैं। तो मोशन पर अगर हम हैं तो मोशन में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो हम लोग ज़रा उसकी बात कर ले। तो आइए हम लोग मोशन में पहला मानकर चल रहे हैं फर्स्ट मोशन के रिगार्डिंग फर्स्ट मोनोएटॉमिक। एक एटम, मान लीजिए कि एक पार्टिकल हमारा ए है यहाँ इनिशियली, और ये मूव होकर के यहाँ आ गया, मतलब यह इसका इनिशियल स्टेज है और ये इसका फाइनल स्टेज है। तो
या ए इस लाइन के अक्रॉस मूव हो रहा है और दिस वन इज अ ट्रांसलेशनल मोशन। इसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर है? क्या हमने बोला वो ज़रा केयर कीजिएगा। हमने आपको कहा कि भाई ये मोनो एटॉमिक है, ये यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब ये इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो यह एक ट्रांसलेटरी मोशन है, तो इसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर है? अब हमने कहा कि ऑलवेज ज़रूरी तो नहीं है कि वो मोनो एटॉमिक ही हो। अब मान लीजिए कि बच्चे ने बोला कि सर अगर वो डाई एटॉमिक है तब क्या होगा, तो आइए ज़रा हम लोग डाई एटॉमिक का केस देख ले। तो अगर आप डाई एटॉमिक पे आ रहे हो तो मान लीजिए कि A2 एक गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हम लोग इस बॉन्ड को मान लीजिए स्प्रिंग की तरह ट्रीट करें, तब हो क्या सकता है ये ज़रा देखिएगा। यह इस मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट हो सकता है, यह इस मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट हो सकता है। क्या हमने कहा कि ये A2 एक पार्टिकल है, तो यह मान लीजिए A2 हमारा एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो A और A का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को अगर हम स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर दें और इस स्प्रिंग को बिल्कुल मीन जो इसका मिडिल पॉइंट है उसको मीन पोजीशन ले ले, तो इस मीन पोजीशन के अराउंड A लेफ्ट हैंड और ये वाला A राइट हैंड टू एंड फ्रो मोशन की तरह मूव होता रहेगा, और हम लोग इसको बोलते थे वाइब्रेशनल मोशन। और हमने आपको बताया था कि इस वाइब्रेशनल मोशन के कारण जो हमारा काइनेटिक एनर्जी आएगा वो वाइब्रेटरी काइनेटिक एनर्जी होगा। फिर आगे हमने आपको बताया कि मान लीजिए कि ये हमारा A2 है, तो एक चांस है इस A2 का, इसको अगर आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लीजिए इस बॉन्ड को, तो इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट हो जाए, या इस एक्सिस के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड यहाँ देखिएगा, या तो ये ऐसे रोटेट हो जाए या ये ऐसे रोटेट हो जाए। क्लियर है? तो दैट वन इज योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसके कारण ये रोटेशन के कारण अकर हो रहा है, इसलिए इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो मतलब अब जो हम लोगों ने वो अर्लियर पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी इज अब हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन दिमाग में रखना है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमारा इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन है, MgH नहीं है। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी में हमने डिफरेंट ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेशनल एक्सेट्रा वगैरह की बात किया। अर्लियर वीडियो लेक्चर में हमने बताया हुआ है आपको कि किस किस में हमारा वाइब्रेटरी होता है, किस में रोटेशनल होता है, किस में काइनेटिक होता है, एक्सेट्रा वगैरह। अब फिर अगर आप यहाँ से आ जाइए तो हमने अर्लियर एक बात आपको बताया था कि आइडियल गैस में चूँकि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन नहीं होता, तो आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है, पोटेंशियल एनर्जी के कारण नहीं होता। और चूँकि काइनेटिक एनर्जी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है, मतलब आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी या तो टेम्परेचर से चेंज किए जा सकते हैं या नहीं तो नेचर ऑफ गैस से चेंज किए जा सकते हैं। मतलब अगर एक आइडियल गैस है और आप उसे आइसोथर्मली एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आइसोथर्मली इट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप उसका एक्सपांसन कर रहे हो, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब एक्सपांसन के कारण जो वर्क हो रहा है उस वर्क से इंटरनल एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? जैसे जरा बच्चे ने कहा कि सर थोड़ा सा और क्या आपने बताया समझ में नहीं आया, तो आइए ज़रा देखा जाए। हम आपको बोल रहे हैं कि मान लीजिए हमारा O2 गैस है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और यही O2 गैस हमारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो इसका जो इंटरनल एनर्जी होगा और इसका जो इंटरनल एनर्जी होगा, एक्चुअली इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय ईदर E और U। तो हमने E1 और E2 लिखा है, ये E1 और E2 इक्वल नहीं होंगे, लेकिन अगर ये दोनों 25 पर ही होते तो इन दोनों का इंटरनल एनर्जी सेम होता अगर वो आइडियली बिहेव कर रहा होता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसमें प्रेजेंट है, पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं। क्लियर है? दूसरा हमने आपको कहा कि अगर मान लीजिए हमारा एक O2 गैस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और हमारा N2 गैस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या
इनकी इंटरनल एनर्जी सेम होगी? हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपने अभी बोला है कि इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। बातें समझ में आ गई? मतलब O2 गैस का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और N2 गैस का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इंटरनल एनर्जी होगा वो डिफरेंट होगा। वजह ये है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी आएंगी, जिसमें वाइब्रेशनल हो जाए, रोटेशनल हो जाए या ट्रांसलेशनल हो जाए, वो चेंज होगा हमारा। वो हमारा एक ही तरीके का नहीं होगा, और अगर वो चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। लेकिन अगर आप एक रियल गैस के अंदर हो तो रियल गैस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है, क्योंकि रियल गैस में आप इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को इग्नोर नहीं करते। तो रियल गैस के लिए हम लोग ये बातें नहीं बोल सकते कि भाई हमारा इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है या नेचर ऑफ गैस डिपेंडेंट फंक्शन है। दे डिपेंड्स ऑन पीई एज वेल एज अ के। बढ़ा जाए आगे। तो क्या हमने ओवरऑल बताया, इसको ज़रा केयर कीजिएगा। हमने आपको कहा है कि भाई अगर आप इंटरनल एनर्जी पे हो तो ये सही बात है कि ये सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन अगर आप आइडियल गैस के अंदर हो तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं देखना है, लेकिन अदर सारे केसेस में आपने पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों देखना है। फिर हमने आपको बताया कि अगर आप किसी गैस को आइसोथर्मली एक्सपांड कर रहे हो, गैस को आइसोथर्मली एक्सपांड कर रहे हो, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर चेंज नहीं होने के कारण ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। क्लियर सी बातें हैं? बढ़ा जाए आगे। अब आइए हम लोग अपने इस एग्जाम्पल से एक आगे की तरफ ज़रा मूव करें। तो हम लोग बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स किन किन फैक्टर्स पे करता है। बातें समझ में आ गई? इंटरनल एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आ जाइए। इंटरनल एनर्जी क्या है? तो यह सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी है। तो आइए हम लोग पहला फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, हीट। तो हीट इज योर क्यू। मान लीजिए अगर एक सिस्टम को आपने क्यू हीट प्रोवाइड किया, अगर आपने एक सिस्टम को क्यू हीट प्रोवाइड किया तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, और अगर उसका टेम्परेचर राइज होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। और उसी सिस्टम से अगर आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट विड्रॉ कर दिया है तो उसका टेम्परेचर फॉल होगा, और अगर उसका टेम्परेचर फॉल होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। मतलब हीट ऐड करो तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा सिस्टम का, और अगर हीट विड्रॉ करो तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कमेगा। क्लियर है? फिर आ जाए हम लोग अगली बात पे, वर्क। तो मान लीजिए अगर आप एक सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो वर्क हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होगा या चेंज होगा। अगर आप एक सिस्टम पर वर्क कर रहे हो तो वर्क हीट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन अगर एक सिस्टम वर्क कर रहा है तो मतलब उसने कुछ एनर्जी विड्रॉ किया होगा सिस्टम ने, तभी वो वर्क की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर फॉल होगा, और अगर उसका टेम्परेचर फॉल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी इंटरनल एनर्जी भी रिड्यूस्ड होगी। फिर फाइनली हमने आपको कहा कि अगर कोई सॉलिड है उसे आप हीट कर रहे हो तो सॉलिड की हीटिंग से हमारा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है। क्लियर है? तीन बातें हमने आपको बता दिया कि भाई इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये हमारा एक वहाँ वर्क से लेकर के और इंटरनल एनर्जी के एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन तक की वीडियो आ गई है। अब जो रेस का पार्ट है वो हम अगले वीडियो में डाल देंगे। ओके, थैंक यू।